Hello दोस्तों, this is Dr. Hritis Rajput. I'm going to start new lecture and this lecture is aging of flower. So सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एजिंग क्या है, राइट? एजिंग ऑफ फ्लावर का मतलब क्या होता है, क्या होती है एजिंग? ओके, सो एजिंग का मतलब है कि हम कैसे फ्लावर को सुटेबल बना सकते हैं फॉर बेकरी प्रिपरेशन, राइट? क्योंकि फ्लावर होता है जो वो बेकरी प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, राइट? उसमें क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, देन थ्रेसरिंग करते हैं, तो बहुत सारे इंस्टेंट चेंजेस आते हैं किसी भी ग्रेन में, राइट? तो हम कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो चेंजेस स्टेबल हो जाए। जैसे कि हम लोग हैं, तो नॉर्मली हम अगर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाते हैं तो हमें टाइम लगता है किसी भी कंडीशन को एडजस्ट करने में, राइट? तो ऐसे ही ग्रेन के साथ ऐसा ही होता है कि उसके केमिकल कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल चेंजेस काफी आते हैं, तो उनको अ, अम, अ, उनकी स्टेबिलिटी के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजिंग की जाती है, लाइक स्टोरेज हम कर देते हैं। जैसे कि ग्रेन, पुराना जो गेहूं का आटा होता है, उसकी जो चपाती बनती है वो एकदम वाइट बनती है, राइट? लेकिन अगर उसी की जगह पर अगर हम न्यू गेहूं लेके आते हैं, नया गेहूं लेके आते हैं, उसका आटा ग्राइंड करके और उसकी चपाती बनाए तो ये डल कलर की आती है, डार्क कलर की आती है। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसमें कि हम ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं और उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल एजिंग कराई जाती है। डिफरेंट टाइप्स की एजिंग होती है, ओके? जिसमें कि सुटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव भी ऐड करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल एजिंग जिसको मैंने बोला है। आर्टिफिशियल हम एजिंग भी करते हैं और नेचुरल एजिंग करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल हम ज्यादा प्रोसेस की जाती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत होती है फ्लोर की, क्योंकि ये स्टेपल ग्रेन है, राइट? स्टेपल फूड है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल एजिंग करनी होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल एजिंग कम टाइम में हो जाती है, बट नेचुरल एजिंग जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, ओके? तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स ऐड करने होते हैं, बट ये टाइप्स ऑफ एडिटिव डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रेन है, लाइक राइस है, व्हीट है, और किस तरह का फ्लावर है, ओके? तो ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स we can use, right? For aging or maturing of a flower, okay? तो यहाँ पे बेकरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरह के एडिटिव्स यूज करते हैं, उसकी अपीलिंग टेक्सचर पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ओके? क्योंकि देखिए, सपोज ब्रेड मेकिंग है, ब्रेड के लिए हमें व्हाइट फ्लोर की जरूरत होती है, क्योंकि हम जो ब्रेड होती है दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन व्हाइट कलर, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, ओके? तो ब्लीचिंग हम करते हैं, जिससे कि ब्लीचिंग के थ्रू सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है फ्लोर की, ओके? फ्लावर की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है अगर हम ब्लीचिंग करते हैं, क्योंकि एडिटिव एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स, ओके? और इसकी कलर चेंज हो जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ओके? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिंग कर सकते हैं हम और मेच्योरिंग कर सकते हैं, ओके? जैसे कि फ्लोर इम्प्रूवर, लाइक केमिकल्स है, यहाँ पर केमिकल्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एंड फिजिकली भी हम मेच्योरिंग और एजिंग कर सकते हैं फ्लोर की, और बायोलॉजिकली लाइक इंजाइम्स, ओके? तो सबसे पहले फ्लोर इम्प्रूवर्स का मतलब होता है कि फ्लावर को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि फ्लोर इम्प्रूवर्स क्या होते हैं, सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड एंड केक, इट इज डिजायरेबल टू हैव अ व्हीट फ्लोर which is pure white or starchy white in color, right? According to the standard ये कलर व्हाइट होना चाहिए, लेकिन जब नया फ्लोर आता है तो क्या होता है, वो हल्का सा येलोइश कलर का होता है बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट। तो हमें इसमें इम्प्रूवर्स ऐड करने पड़ते हैं और ब्लीचिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि उसका कलर रिड्यूस हो जाए, येलो कलर,
नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली ग्रेन में आपने देखा होगा जो व्हीट कर्नल होते हैं उसके आउटर पार्ट में ब्राउन लेयर होती है जो कि येलो कलर की होती है, ठीक है। दैट इज नेचुरल पिगमेंट जो कि येलोइश कलर देता है, येलोइश टिन अपीयरेंस देता है, ओके, जिसको जैंथोफिल्स बोला जाता है। येलो कलर का कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड जैंथोफिल बोलते हैं। इट विल डिपेंड द वैरायटी ऑफ wheat, maturity of wheat, harvesting, drying process before storage and length of storage period। ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा टाइम के लिए हम स्टोर करके रखें उतना कम हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल ब्लीचिंग हो जाती है। देखिए वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। यूजुअली द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन व्हेन मिल्ड इनटू द फ्लोर give an yellowish tint when it is stored for a period of 6 months or 8 months. A 6 week or 8 week, the pigment gets slowly oxidized by atmospheric oxygen। जो पिगमेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और वो कलरलेस हमें फ्लावर दे देता है, ओके। लेकिन मार्केट की हैवी डिमांड की वजह से एज इट इज नॉट प्रैक्टिकली in case of actually in case of demand of these market demand, heavy demand of flour, we cannot store such a long period of time this flour, so we have to go for artificially bleaching, okay। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट, जो कि एज अ ब्लीचिंग एजेंट ही काम करते हैं। लेकिन इनका एक कंडीशन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड की कंडीशन भी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी carcinogenic, it will give the carcinogenic effect on human health, right? So we have to use in particular amount according in a limit, okay। हमें इनको एक पर्टिकुलर लिमिट में ही यूज करना होगा और पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन में, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें लिखा है 5 to 40 ppm पे हम कर सकते हैं, जो कि ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग इफेक्ट देता है 36 आवर्स में, ओके। कौन से ऐसे एजेंट है जो कि एज अ मेच्योरिंग और एज अ इम्प्रूविंग एजेंट्स भी करते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट केमिकल हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि फ्लोर की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं, लाइक पोटेशियम ब्रोमेट, स्कॉर्बिक एसिड, ओके। सो पोटेशियम ब्रोमेट और स्कॉर्बिक एसिड दो तरह से है, दो है जो कि हम यूज कर सकते हैं मेच्योरिंग एजेंट की तरह और इम्प्रूवर्स की तरह, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि 20 ppm के जिससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं, और स्कॉर्बिक एसिड 75 to 125 ppm। यू ऑल्सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm, राइट, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। बट हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट, तो आपको पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, लेकिन इसका एक इजी वे है कि हम पीपीएम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी पीपीएम लिखा हो 20 ppm, सपोज 20 ppm लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया जो अमाउंट है दैट शुड बी इन मिलीग्राम और इन 1 लीटर और 1 kg। अगर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो 20 मिलीग्राम हमें पोटेशियम ब्रोमेट लेना होगा फॉर 1 kg ऑफ फ्लावर, ओके। अगर हमारे पास 100 kg ऑफ फ्लावर है तो हम क्या लेंगे 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम के हिसाब से, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंटेंट, ओके। बट हमेशा आप याद रखिए कि पीपीएम अगर कोई अमाउंट लिखा हुआ है तो वहां पे ये तो नहीं लिखा कि इतना पीपीएम इतने अमाउंट ऑफ कंटेंट, ये नहीं लिखा होता है। पीपीएम का मतलब यही होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो यू हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली, राइट। बट ये एक सिंपल वे है कि अगर कहीं पे भी इतना लिखा हुआ है, सपोज 250 ppm लिखा हुआ है, तो 250 ppm का मतलब हो गया 225 ppm लिखा है, 225 ppm का मतलब हो गया कि 225 मिलीग्राम of these ascorbic acid in 1 kg of flour, ओके। अब आपको कैलकुलेट करना होगा कि 50 kg है कि 100 kg है, ओके। एंड अनदर वन इज एजोडीकोबेलामाइड,
ये भी एक केमिकल है जो कि हम यूज कर सकते हैं 2 to 20 ppm फ्लोर के लिए। और ब्रेड डो, जो जो फ्लोर हमें ब्रेड के लिए प्रिपेयर करना है उसमें हम 45 ppm यूज कर सकते हैं। एंड अमोनियम एंड पोटेशियम परसल्फेट, इसकी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दे दिया, परसेंटेज का क्या मतलब है, 0.1 to 0.2% मीन्स 0.1 ग्राम मीन्स 100 milligram, राइट। 0.1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ फ्लोर। परसेंट का मतलब हमेशा 100 होता है, तो अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ फ्लोर यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, नेक्स्ट इज acid calcium phosphate. Acid calcium phosphate भी also act as a maturing or improving agent. इसमें हम not should be more than 1%. Okay, acid sodium pyrophosphate, एसिड सोडियम पायरोफॉस्फेट भी हम यूज कर सकते हैं 0.5% के लिए। ब्लीचिंग का मेच्योरिंग एजेंट लाइक क्लोरीन, जो कि वाटर की ट्रीटमेंट में भी काम आता है, राइट। तो ब्लीचिंग का मेच्योरिंग एजेंट क्लोरीन हम यूज कर सकते हैं 900 2000 ppm। ppm का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्लोरीन डाइऑक्साइड कहीं पर ये बैन है और कहीं पर ये अलाउ है। ओके, सो डिपेंड करता है पीएफए कहाँ रूल कर रहा है और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, राइट। तो हम इसका 10 to 50 ppm तक यूज कर सकते हैं। एसीटोन पेरोक्साइड, एसीटोन पेरोक्साइड का यूज भी हम ब्लीचिंग और मेच्योरिंग के लिए कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए हमें ऐड करना होगा 20 to 40 ppm पे। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 13 to 14%, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है ना कि हमें कोई भी ऐड करना है तो उसमें मॉइस्चर होगा तभी तो वो सर्कुलेट होगा पूरे में, राइट। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मली 13 to 14% ही हम मेंटेन करके रखते हैं, और उसमें फिर हम बाकी के एडिटिव्स ऐड करते हैं लाइक दीज ऑल टाइप्स ऑफ एजिंग एजेंट्स, राइट। ये है आपके बायोलॉजिकल एडिटिव्स, ओके। सो बायोलॉजिकल एडिटिव्स में हम यूज करते हैं एंजाइम्स। ओके, जो एंजाइम्स क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं इसमें। सो मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मोस्ट यूजफुल वंस इन बेकिंग आर एमाइलेज। यू ऑल नो कि एमाइलेज क्या है। एमाइलेज एक एंजाइम, पर्टिकुलर प्रोटीन एंजाइम है जो कि ग्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। और ये यूजफुल होता है, सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, लाइक सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल शुगर ईस्ट के लिए एज अ फूड एक्ट करते हैं, जिससे ईस्ट एक्टिव होती है, राइट। इसलिए इसमें लिखा है कि बेकिंग के लिए यूजफुल होता है एमाइलेज। प्रोटीएज प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन रिच कंपाउंड में एंजाइम। एंड ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज लाइक lipase, ये फैट में प्रेजेंट होता है। सो दीज हेल्प इन मिक्सिंग, फर्मेंटेशन, प्रोसेसिंग, फ्लोर डेवलपमेंट, इंप्रूविंग टेक्सचर एंड स्टोरेज प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट। सो ये एंजाइम्स जो है ये सारी हेल्पफुल होते हैं इंप्रूविंग देयर प्रॉपर्टीज, लाइक फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होते हैं, फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्ट प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं बार्ले माल्ट ऐड करके। बाल्डे माल्ट क्या है, सिंपल शुगर है, सिंपल फॉर्म है माल्ट का, सिंपल शुगर, जो कि एक्ट करेगा एज अ फूड फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं जिससे कि एंजाइम एक्टिव हो और वो ब्लीचिंग करे, राइट, ऑक्सीडेशन करे, जिससे कि कलर इंप्रूव हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीडेज इस एंजाइम and protease amine enzymes, protease enzyme and glucose oxidase enzyme. Lipoxygenase enzyme is also there. We can use in bread making 1 to 3% lipoxygenase enzyme, and L-cysteine hydrochlorides. Also, we can use like 90 ppm. Okay, so we can use these enzymes for improving the quality, color, and processing. All these we can improve. Okay, so हम ये सारे प्रोसेस हैं एजिंग ऑफ फ्लोर के, कि हम फ्लावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे। यस, यहाँ पे एक पॉइंट कम है जो कि फिजिकल
ब्लीचिंग हम करते हैं या मिच्योरिंग करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, इस सनलाइट में रख देते हैं, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। सनलाइट में हम रखते हैं तो उसमें ब्लीचिंग हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ब्लीचिंग हो जाएगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसके इस और सन का एक फ्लक्चुएशन टेम्परेचर होता है, फ्लक्चुएशन वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जिसको नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड ही, नेचुरली ब्लीच्ड फ्लोर चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइट रूम बनाया जाता है, उसमें हम फ्लावर को स्प्रेड करके रखते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, राइट। इसलिए इस तरह का फ्लावर काफी कॉस्टली आता है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, स्पेशल डिमांड की बेस पे ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है मेच्योरिंग की। ओके, बट हैवी डिमांड की वजह से हम आर्टिफिशियल हमेशा मेच्योरिंग और इम्प्रूविंग फ्लोर की करते हैं। If you have any doubt, any question, so you can message me, or you can text, you can also mail me, right? You have my mail ID. Thank you so much. और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से ऐड करूंगी इसमें। थैंक यू।